हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। मेरे भाइयों, आज एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, जो अपना ये जीरो टू हीरो बैच चल रहा था, इसके अंतर्गत लगभग अपने राजस्थान ज्योग्राफी की एक यूनिट को लगभग कंप्लीट कर लिया था। दूसरी यूनिट की लगभग अपन शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और जिसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वन संपदा। इसके बाद अपन इसमें सेकंड टॉपिक लेंगे जैव विविधता। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे जो आज ये फर्स्ट टॉपिक है वन संपदा, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अपन को क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें बारीकी से बताऊंगा मेरे भाइयों। और कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये वाला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आगे की बात अपन ये करते हैं कि इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले और क्लास को प्रारंभ करने से पहले बाबा खाटू श्याम से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मैं मनोकामना करता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं इन सब पे बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद बना रहे, जिससे ये 2026 के अंतर्गत अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। और अगला एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे जी गुरुजी। और वो क्या रहेगा, देखिए बेटा, एक मिनट, क्या हो गया सचिन? हाँ चलिए बेटा, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता अर्जित करेगी, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाइयों। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कड़ी मेहनत, ये दोनों चीजें होती हैं। कई बार बच्चे काफी मेहनत करते हैं लेकिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर पाते, तो भाई साहब फिर वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो खुद पे बेटा हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। परम पिता परमात्मा ने सबको अलग अलग कैटेगरी का बनाया है मेरे भाइयों, अलग अलग सारी क्षमताएं दी हैं। तो किसी भी एक जैसा व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा नहीं है। और जब एक जैसा दूसरा नहीं है तो बताइए उसमें सबसे स्पेशल खूबी होंगी क्या नहीं होंगी? बिल्कुल मेरे भाइयों। और अब बगैर देरी किए आज राजस्थान की अपन वन संपदा को प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस शब्द को लेकर। और ये शब्द है जिसे आप कहेंगे वन शब्द। क्या कहेंगे? वन शब्द। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा कि वन जो शब्द है ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। बेटा किसका? राज्य सूची का विषय हुआ करता था आपका वन शब्द पहले। ओके सर। अब राज्य सूची का मतलब क्या होगा? जब भाई साहब ये राज्य सूची का विषय रहा होगा तो सीधी सी बात यह है कि वनों पे जो अधिकार रहा होगा वो राज्य सरकार का रहा होगा। वनों से संबंधित नीति और कानून बनाने का जो अधिकार क्षेत्र रहा होगा वो भी किसके पास रहेगा? राज्य सरकार के पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगा कि अगर वनों से संबंधित सारे अधिकार राज्य सरकार के पास रहेंगे तो हम तो ये दबाव भी नहीं बना पाएंगे कि भाई साहब वनों को आप वृद्धि कीजिए जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। हर एक स्टेट की अपने मन की मर्जी चलेगी, कितना भी वनों को बढ़ाएं या घटाएं उनसे कोई कहने वाला नहीं है। फिर इसे अगर सही दृष्टिकोण में देखा जाए तो ये आपके राज्य सूची से फिर ये वन शब्द हटाया गया, जिससे और ज्यादा आपके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। और राज्य सूची से बेटा इस वन शब्द को हटाकर आज वर्तमान के अंतर्गत कैसी सूची में ले आए हैं? समवर्ती सूची में ले आए हैं। तो मेरे भाइयों, ये आपका संशोधन कब हुआ तो ध्यान रखना अच्छे तरीके से ये वाली बात कि वन शब्द को, जी गुरुजी, वन शब्द को मेरे भाइयों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वन शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा, और ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, राज्य सूची से हटाकर, राज्य सूची से हटाकर और मेरे भाइयों समवर्ती सूची में जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो वन शब्द था वो किस विषय का शब्द था? राज्य सूची का। फिर उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सी सूची में ले आए? समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची का मीनिंग होता है इस पे मेरे भाइयों आपकी राज्य सरकार भी नियम और कानून बना सकती है और केंद्र भी नियम और कानून बना सकती है। इसका मतलब आगे चल के आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे भाइयों जो भी आपकी वन नीति बनाएगी, अगर कोई स्टेट उस वन नीति से खुश नहीं है, उस वन नीति के उद्देश्यों से खुश नहीं है,
कि मैं इनको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो भैया अपनी वन नीति आप और अलग बना सकते हैं। इसीलिए इसे किस में लेके आए बेटा, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वन संपदा, उसमें वन शब्द का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए था, जो मैं यहां क्लियर कर चुका हूं। तो वन शब्द पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, फिर वन शब्द वर्तमान में कैसी सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। कब लेके आए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पहले ये बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया, और खासकर ये वाला शब्द जो मैंने ऊपर लिख रखा है वन शब्द। ओके, अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट के ऊपर। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मेरे भाइयों वन नीति। क्या है बेटा, वन नीति। ओके सर, अब इसे अच्छे से समझिएगा। जो वन नीति की मैं बात करने के लिए जा रहा हूं मेरे भाइयों, बिल्कुल गुरुजी, इसे बहुत अच्छे से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मेरे भाइयों 1894 में बनी भारत की प्रथम वन नीति। मैं बेटा अभी वन नीति बता रहा हूं, ना कि वन गणना बता रहा हूं, यह भी ध्यान रहे। वन नीति का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार की जाती हैं। और मेरे भाइयों वन गणना का मीनिंग होता है जिसमें हर एक समय फिक्स कर दिया जाता है कि इतने समय में अपन करेंगे, वो वन गणना रिपोर्ट रहेगी। अभी मैं वन नीति के बारे में बता रहा हूं जो लॉन्ग टाइम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। जैसे गणना की मैं बात करूं, जैसे वन गणना 2 साल में एक बार होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पशु गणना 5 साल में एक बार होती है, कृषि गणना 5 साल में एक बार होती है, जनगणना 10 साल में एक बार होती है। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो गणना पे नहीं कर रहे हैं भाई साहब, अभी अपन बात कर रहे हैं नीतियों पे। तो वनों से संबंधित जो नीतियां आपकी बनी है मेरे भाइयों, उसमें सबसे पहले 1894 में बनी थी आपके भारत की प्रथम वन नीति। अब इसके जो भी उद्देश्य रखे गए होंगे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे 1952 में, इसीलिए 1952 में भारत की दूसरी वन नीति बनी। अब इस टाइम पे अपन स्वतंत्र भी हो गए थे, तो देखो एग्जामिनर ऐसी भी कह सकता है इसे, बिल्कुल सर, क्या कि स्वतंत्र भारत की, इसे ऐसे भी बोल सकता है ये स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति। इस स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति है वो कौन सी है, तो ध्यान रखना 1952। तो भारत की पहली वन नीति बनी बेटा 1894 में, दूसरी बनी 1952। 1952 के जो उद्देश्य थे वो अपने कंप्लीट हो गए 1988 में, ठीक है सर। फिर अपन को 88 में अलग से एक वन नीति बनानी पड़ी 88 के अंतर्गत, जिसे अपन कहेंगे भारत की नवीनतम वन नीति। क्या बेटा, भारत की नवीनतम वन नीति। तो मेरे भाइयों भारत की अब तक 3 वन नीति रही हैं, जिनमें पहली 1894 में बनी, दूसरी 1952 में बनी और लास्ट बनी है 1988 में। सर इस 1988 के बाद अगली वन नीति नहीं बनी क्या, बिल्कुल नहीं बनी बेटा। क्यों नहीं बनी होगी, रीजन रहा होगा क्योंकि इस वन नीति के जब तक उद्देश्य कंप्लीट आपके नहीं होंगे तब तक अगली वन नीति बनने का कोई महत्व नहीं है। अब मेरे भाइयों इस 1988 वाली जो भारत की नवीनतम वन नीति थी, इसके उद्देश्य क्या क्या रहे होंगे तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने खुद की वन नीति और बनाई। ये जो वन नीति है जो 1894 में 1952 लास्ट 1988, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई हैं और ये वन नीति पूरे भारत में लागू होती है हर स्टेट के अंतर्गत मेरे भाइयों। बिल्कुल सर। अब मेरे भाइयों एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य और जिसने खुद की वन नीति बनाई, क्यों बनाई होगी, हो सकता है सेंटर वाली वन नीति थी वो राजस्थान आपका खुश नहीं होगा। जो उद्देश्य उसने रखे गए थे कि इतने प्रतिशत भाग पे वन संपदा होनी चाहिए, हो सकता है राजस्थान उसको फॉलो नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए राजस्थान ने अपनी वन नीति बेटा अलग से बनाई। और ध्यान रखना यही बात मैंने नोट में दी है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने खुद की वन नीति घोषित की, और वो कौन है बेटा, वो है राजस्थान। अब राजस्थान ने ये वन नीति कब कब बनाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई साहब। पर पहले एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी है बेटा कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने खुद की वन नीति घोषित की वो कौन रहेगा, राजस्थान। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहां पे ध्यान दो बेटा, अच्छे तरीके से यहां पे समझाता हूं आपको। अपन पढ़ रहे थे क्या, वन नीति, ओके सर। और वन नीति मेरे भाइयों आपकी
केंद्र के द्वारा भी बनाई गई हैं? जी सर, केंद्र या भारत के द्वारा भी बनी है और मेरे भाइयों राजस्थान के द्वारा भी बनी है। केंद्र और राजस्थान दोनों के द्वारा। अब बताओ, केंद्र के द्वारा जो अपनी वन नीति बनी वो सबसे पहले बनी 1894 में प्रथम, बिल्कुल सर। फिर मेरे भाइयों आपकी बनी 1952 में द्वितीय, 1952 में द्वितीय वन नीति, तो ये तो थी प्रथम वन नीति, ओके सर। फिर बेटा 1952 में बनी द्वितीय वन नीति, ओके सर। और मेरे भाइयों लास्ट वाली जो मैं बात कर रहा हूं ये 1988, ये है आपकी नवीनतम वन नीति। अब ध्यान से सुनना बेटा, आराम से मस्त होगी। ये नवीनतम वन नीति, तो भारत की जो केंद्र वाली प्रथम वन नीति थी वो आई थी 1894 में, दूसरी आई 1952 में और लास्ट वाली आई मेरे भाइयों 1988 के अंतर्गत। अब ये जो लास्ट वाली आपकी वन नीति आई है 1988 के अंतर्गत, जी गुरुजी, ये वाली वन नीति जो आपके पास है बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि इसके उद्देश्य क्या रहे हैं सर, इस वन नीति के उद्देश्य क्या रहे हैं, पूरा फ्लो में समझाऊंगा, सारी चीजें वन रिपोर्ट वन नीति उंगलियों पे याद करा दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, पूरे ईमानदारी के साथ बस यहीं पे ध्यान रखना, तभी ये बात बनेगी, नहीं तो आपकी वन नीति वन गणना ये सब मिक्स हो जाएगा। क्या पूछ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए पूरा एकाग्रचित होकर सुनना मेरी हर एक बात को। बेटा ये जो पंकज जी कह रहे राजस्थान में सबसे ज्यादातर वन कहां पाए जाते हैं, बस थोड़े से धैर्य की बात है, ये सारी चीजें मिलेंगी मेरे भाई, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। बाकी आपका जवाब जो है, ये बीच में जो कमेंट करने की आदत है इसे छोड़ो, सीक्वेंस में चलना छोड़ो, बाकी आपके जवाब के लिए ठीक रहेगा, उदयपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप समझदारी से काम लीजिए, एक एक चीज को समझेंगे अपन, ठीक है। तो केंद्र की जो 1894 में बनी पहली, ओके सर, फिर बनी 1952 में और लास्ट बनी 1988 में। अब इसके सर उद्देश्य क्या रहे होंगे मैं बताता हूं आपको, आइए बेटा। इसके जो उद्देश्य हैं, इन्होंने 3 टाइप के उद्देश्य रखे कि भाई साहब, एक तो रखा कि भौगोलिक क्षेत्र के, कि भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए। एक इन्होंने रखा कि पर्वतीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए, और एक इन्होंने उद्देश्य रखा कि मैदानी भाग के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए। अब यहां पे सर इनको कैसे मैं बताता हूं आपके लिए, आइए। सेंटर की जो वन नीति है उसने कहा जो भौगोलिक क्षेत्र है, ओके सर। अब इस भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है भारत का जो टोटल एरिया है 32,87,263, इस टोटल एरिया को अगर मैं 100 मान लूं, ठीक है सर, भारत की बात कर रहा हूं, अभी राजस्थान में भी उतरेंगे बेटा, कि भारत का जो टोटल एरिया है उसे मैं 100 मान लूं, 32,87,263, उसे अगर 100 मान लिया जाए तो उसमें से बेटा 33% भाग वनों से कवर्ड होना चाहिए। इसे कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र। इसका मतलब आपके सेंटर वाली वन नीति के अनुसार या भारत की वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पे वन संपदा का उद्देश्य कितना रखा गया है, तो आप कहेंगे 33%। अब जिस दिन अपन 33% तक पहुंच जाएंगे उस दिन बेटा अगली वन नीति बनके तैयार हो जाएगी। तब तक ये वन नीति नहीं बनेगी जब तक आप 33% पे नहीं पहुंचेंगे। तो नवीनतम वन नीति का उद्देश्य के भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग मेरे भाइयों भारत में वन संपदा का कितना प्रतिशत भाग होना अनिवार्य है, 33। और अभी तक हम पहुंचे नहीं है तो अगली वन नीति नहीं आएगी। इसीलिए ये कब से चलती आ रही है, 1988 से चलती आ रही है। पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात कि पर्वतीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए इस वन नीति के अनुसार। अब पर्वतीय भाग का मीनिंग क्या है, जैसे अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, अजंता पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, इन सभी माउंटेन को या इन सभी पर्वतमालाओं को अपन 100% मान लें तो उसमें से कितने प्रतिशत भाग पे वन संपदा उनके पे होनी चाहिए। अगर इनको भी मैं 100 मान रहा हूं तो इसमें कहा गया है कि पर्वतीय भाग पे होनी चाहिए 60%। इसका मतलब यहां पे डाटा बड़ा रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि पर्वतीय भागों पे मानव का निवास नहीं होता है, इसलिए बेटा ये डाटा कितने पे गया, 60% पे गया। फिर चलते हैं मैदानी भाग पर। अब मैदानी भाग का मतलब है प्लेन एरिया से, प्लेन एरिया से
बताइए मैं मैदानी भाग को 100% मान लूं, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग है, इसे मैं क्या मान लूं 100% मान लूं, और इसे 100% मानने के बाद इस पे कहा गया कि इस पे जो आपकी नवीन वन नीति है उसके अकॉर्डिंग कितनी वन संपदा होनी चाहिए। तो भाई साहब जो आपका ये मैदानी भाग है इसमें ध्यान रखना, इसमें हम और आप निवास करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। इसमें हम कृषि कार्य भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। इसी मैदानी भागों पे हम पशु संपदा भी पालते हैं, बिल्कुल पालते हैं सर। तो यहां आपके अकॉर्डिंग थोड़े से वन कम देखने को मिलेंगे, इसीलिए मेरे भाइयों मैदानी भाग पे जो उद्देश्य रखा गया वो कितना रखा गया 20% रखा गया। कोई भी बच्चा इन सबको टोटल नहीं करेगा, ये अपने आप में हर एक पॉइंट 100% है। उसमें से ये बताया गया है नवीनतम वन नीति के अनुसार, कि नवीनतम वन नीति के अनुसार भारत का टोटल जो एरिया है 32,87,263, उस भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा का उद्देश्य रखा गया है कि 33% पर जिस दिन आपकी वन संपदा भारत में हो जाएगी अगली वन नीति आ जाएगी। तब तक अपन वन नीति अगली नहीं लेके आएंगे जब तक 33% भाग पर वन संपदा नहीं होगी। अगर पर्वतीय भाग दिया जाए तो नवीनतम वन नीति में पर्वतीय भाग सभी पर्वतों को 100% मान के उनके टोटल एरिया के लगभग 60% भाग पर वन संपदा होनी चाहिए। यहां पर ज्यादा क्यों रखा गया है, देखो यही तो बस बात है। टारगेट जी कह रहे हैं सर जोड़ के पूरा 110 हो रहा है सर। मैं क्या समझा रहा हूं आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप जब फालतू की बातों पे ध्यान देंगे ना तो ये 110 क्या तुम्हारा कितना भी बैठ सकता है। मेरा समझाने का जो प्रयास है उसे समझने का प्रयास करो। मैं कह रहा हूं भारत के भौगोलिक क्षेत्र अपने आप में 100 है, मतलब भारत का टोटल एरिया 32,87,263, ये पूरा 100 मान लिया। अब इसके अंतर्गत मेरे भाइयों 33% भाग पे वन संपदा होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे भाइयों अगला उसने क्या कहा है, पर्वतीय भाग, तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये जितनी भी पर्वतमाला है इनको टोटल आप 100 मान लीजिए। उसके कितने पे होना चाहिए, 60 पे होना चाहिए। और जो प्लेन में एरिया है मैदानी भाग है उसे 100 मानो, उसके 20 पे होना चाहिए। इन सबको जोड़ने की जरूरत कहां पड़ रही है भाई, ये ऑलरेडी सब अपने आप में 100% है, ये ध्यान रखना। पहले ये बताइए यहां तक बात आपके समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए भाई साहब, जल्दी से मेरे भाइयों एक बार कमेंट करके बताइए, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। क्योंकि यहां तक बात आपके समझ में आ गई हो तो ही आगे बढ़ा जाए, नहीं तो फिर आगे चल के और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जल्दी से आंसर बताइए भाई साहब, यहां तक की बात क्लियर है? जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जी। अब सुनिए मेरे भाइयों, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये तो किसकी वन नीति की बात हुई है, केंद्र की। अब बताओ ये जो वन रिपोर्ट है हर भारत के हर राज्य को पहुंचती है। ये आपकी वन जो नीति है ये राजस्थान के लिए भी बनाई गई, ये गोवा के लिए भी बनाई गई, ये कर्नाटक के लिए भी बनाई गई, ये महाराष्ट्र के लिए, मतलब भारत के 28 राज्यों के लिए ये वन नीति बनी, ठीक है। अब भाई साहब इस वन नीति का जो उद्देश्य है वो इनके भी उद्देश्य रखे गए, हर एक स्टेट के उद्देश्य रखे गए, बात तो ठीक है। अब मेरे भाइयों आपका जो राजस्थान था वो इस वन नीति से भाई साहब खुश नहीं हुआ, उसे लगा कि ये वन नीति हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों लगा? बेटा स्वाभाविक सी बात है, क्यों नहीं लगेगा आप बताइए कि सर हमारे अकॉर्डिंग ये वन नीति नहीं बनी है, राजस्थान को ऐसा लगा। सर क्यों? अरे यार भाई साहब अपन 61% भाग पे तो मरुस्थल लेके बैठे हैं, और जब 61% भाग पे अपन मरुस्थल लेके बैठे हैं तो मुझे एक बात बताइए, कहां से आप जल्दी से इस मतलब जो टोटल उद्देश्य 33% इसको कैसे कवर कर पाओगे आप, कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पे वन संपदा होनी चाहिए, ऐसा सेंटर का हमसे कहना है। अब बताओ हम कैसे कवर कर पाएंगे? हमारे आधे से ज्यादा भाग पे तो मरुस्थल है, वेजिटेशन वहां वैसे ही नहीं पाया जाता। तो इस वाली वन नीति से अपना राजस्थान खुश नहीं था। तो मैंने कहा भाई वन नीति तो समवर्ती सूची का विषय है, आप अगर खुश नहीं है तो आप भी इस पे नीति बनाने का अधिकार रखते हैं। बात तो गुरुजी सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो मेरे भाइयों सेंटर की वन नीति से हम खुश नहीं थे, तो हमने हमारी खुद की वन नीति बनाई, और जब हमने हमारी खुद की वन नीति बनाई तो फिर बताइए उसका जो भी उद्देश्य अपन रखेंगे ये तो कन्फर्म है कि 33% से कम होगा। अगर हम 33% ही उद्देश्य रखते भौगोलिक क्षेत्र का तो फिर तो हम इसी वन नीति से खुश हो जाते, सेंटर वाली वन नीति से। बोलो बात तो सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल मेरे भाइयों। अब सुनना मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहने वाला हूं राजस्थान भारत का
एकमात्र, भारत का एकमात्र मेरे भाइयों ऐसा राज्य जिसने खुद की वन नीति, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने खुद की वन नीति घोषित की, जिसने खुद की वन नीति घोषित की, और वो और कोई नहीं बेटा, आपका राजस्थान था जिसने खुद की वन नीति घोषित की। ओके डन। अब मेरे भाइयों इसने जो खुद की वन नीति घोषित की वो बेटा कितनी बार घोषित की है, तो ध्यान रखना ये अपनी वन नीति 2 बार घोषित कर चुका है। कितनी बार बेटा? 2 बार। अब ध्यान से सुनेंगे हर एक बच्चा, कब कब वन नीति घोषित की है बेटा इसने, तो बेटा प्रथम बार, प्रथम एक बार प्रथम और एक बार द्वितीय, ये 2 वन नीति इसने घोषित की है। दोनों को डेट सहित याद रखना भाई साहब, काम की चीजें हैं जी गुरुजी। 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010 और एक बेटा आपकी 5 जून 2023। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने खुद की वन नीति घोषित की वो और कोई नहीं बेटा, अपना राजस्थान है। और वो राजस्थान ने वन नीति घोषित क्यों की? क्योंकि सेंटर की वन नीति का जो उद्देश्य था 33%, उससे हम खुश नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि मरुस्थल के 33% भाग पे हम वन संपदा नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों हमने हमारी वन नीति अलग से घोषित की, क्योंकि वन जो शब्द है वो समवर्ती सूची का विषय है और उस पर राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वो अपनी वन नीति घोषित कर सकता है। राइट सर, राइट। और मेरे भाइयों इस वन नीति के अनुसार, अब इन दोनों वन नीति के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा कितनी होनी चाहिए, तो बेटा इस वन नीति मतलब राजस्थान की वन नीति के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पर, आपसे पूछा जाए राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा, तो बेटा ध्यान रखना राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा होनी चाहिए कितनी? 33 तो बेटा सेंटर वाली वन नीति का था। बिल्कुल सर। तो भाई साहब राज्य वाली जो वन नीति है उसका इन्होंने उद्देश्य रखा 20%। गजब का क्वेश्चन है सर, गजब का, कि भाई साहब आपके राजस्थान की वन नीति के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा होनी चाहिए, कितने प्रतिशत होनी चाहिए जी? 20%। भाई साहब 1 मिनट के लिए चाय पी रहा हूं, जब तक आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो और मेरे को एक बार कमेंट करके ये बताइए कि यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से भाई साहब, जल्दी से। मैंने पूरा एक एंगल मतलब पूरा 360 डिग्री भाई साहब ऐसा समझाया है, सब कुछ खोपड़ी में सीधा सीधा आ जाना चाहिए कि भाई साहब राजस्थान सेंटर वाली वन नीति से खुश क्यों नहीं था। अब आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गया होगा जी गुरुजी। जल्दी से बताओ भाई साहब कमेंट करके। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रिंस बेटा कह रहे हैं ये भी पढ़ाई है सर। बेटा देखो मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता हूं, मैं आपको बता दूं परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से थोड़ा सा दिमाग अगर मेरे अंतर्गत दिया है परमपिता परमात्मा ने, तो वो मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं। और ये आप पहले ही दिन की क्लास से देख रहे होंगे, किसी भी टॉपिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज अपन का नहीं है। सारे टॉपिक एक से एक बढ़कर आपको डेमो नजर आएंगे मेरे भाइयों। तो इसलिए आप कितना ईमानदारी दिखाते हो वो बहुत मायने रखता है क्लास में। चलिए आपको भी खिलाएंगे बेटा कभी ना कभी। अब ये बताइए पहले, आप यहां तक बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल डन है मेरे भाइयों, बिल्कुल डन है सर। इसका मतलब सेंटर की वन नीति की बात करें, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा होनी चाहिए 33, और जैसे ही राजस्थान आ जाए कि राज्य वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 20। ये दोनों ही वन नीति में हमने उद्देश्य रखा कि पहले यार हम कम से कम ये टारगेट तो पूरा कर लें। बात तो सही है। मान के चलो, देखो किसी भी स्टेट के अंतर्गत मान के चलते हैं, पहले ऑलरेडी 25% भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा है और सेंटर का कहना है 33, तो उसे तो यार 8% ही वन एरिया तो बढ़ाना है। लेकिन यार हमारी तो ऑलरेडी पहले से ही 8% है। अब कोई हमसे कहे 33 तक पहुंचो, तो जब ऑलरेडी पहले से ही हम 8% लेके बैठे, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 8% ही है।
अब 33 पे पहुंचने के लिए तो भाई साहब 25 बढ़ाना पड़ेगा, और 25 ऐसे थोड़ी बढ़ जाता है। इसलिए हम इस वन नीति से खुश नहीं थे, तो हमने हमारी वन नीति अलग से बना डाली, और 18 फरवरी 2010 और 5 जून 2023। और मेरे भाई इस भौगोलिक क्षेत्र की वन संपदा का उद्देश्य रखा था कितना? 20%। जी सर, ओके। आगे बढ़ता हूं भाई साहब आपको लेके। देखो राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी? 18 फरवरी 2010। नवीनतम वन नीति कब आई? 5 जून 2023। और राजस्थान की वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र की वन संपदा होनी चाहिए कितने प्रतिशत भाग पे होनी चाहिए? 20% भाग पे होनी चाहिए। बोलो पहले यहां तक भाई साहब आप एक बार मेरे को क्लियर करो कि बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? सर एकदम गजब तरीके से आ गई, और एकदम अगर गजब तरीके से आ गई है तो मेरे भाइयों देखो अब अगली बात पे पहुंचते हैं। यहां तक तो अपन ने वन नीति को पढ़ा है। किसको पढ़ा है बेटा? वन नीति को पढ़ा है, जनगणना को हाथ नहीं लगाया है। अभी वन नीति से बात हुई है। जी सर, अब चलते हैं बेटा आगे के पॉइंट पे। और अगला पॉइंट क्या है मेरे भाइयों, इसे बहुत अच्छे से हर एक बच्चा समझेगा। जी गुरुजी, अब मैं बात करूंगा आपसे वन संस्थान की। किसकी बात करता हूं बेटा? वन संस्थान की। ओके सर, इसका मतलब वन संस्थान का मतलब है मेरा, डायरेक्ट लिखता हूं आपके लिए, वनों की गणना करने वाली संस्था। वनों की गणना करने वाली संस्था। तो अब जो मेरी बात रहेगी आपसे वो रहेगी वनों की गणना करने वाली संस्था को लेकर बात रहेगी, और उस संस्था का जो नाम है मेरे भाइयों उसे आप कहेंगे वन सर्वेक्षण। वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान। वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। अब आराम से सुने, आपने वन नीति तो बना ली है, अब उनके उद्देश्य कब पूरे होंगे वो बाद की बात है। वो तो बन बनू के तैयार हो गई वन नीति, ठीक है, सेंटर की बन चुकी है लास्ट 1988 में। अब उसके उद्देश्य कब प्राप्त होंगे वो बाद की बात है। राजस्थान की बन चुकी है 18 फरवरी 2010, 5 जून 2023। उसका उद्देश्य कब प्राप्त होगा वो बाद की बात है। अब मैं अगले स्टेप पे पहुंच चुका हूं कि वनों की गणना करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। ये आपके वनों की गणना करने वाली एक संस्था रहेगी जिसे आप कहेंगे वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। और अब इसके बारे में आप अच्छे से सुनते चलिएगा भाई साहब। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है जी गुरुजी कि भाई साहब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई भाई साहब? इसका मुख्यालय कहां पे है? ओके सर। मेरे भाइयों इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे हैं? ओके सर। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे हैं? भाई साहब इसका कार्य क्या है? इस आपकी संस्था का कार्य क्या है? भाई साहब इसने प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की? प्रथम वन रिपोर्ट जारी की। तो इसने जो प्रथम वन रिपोर्ट थी वो कब जारी की? ओके सर। और नवीन वन रिपोर्ट कब जारी की गई? नवीन वन रिपोर्ट जारी की। नवीन वन रिपोर्ट इसने जारी की। ओके सर। दूसरी बात, ये संस्था मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखना है किसके अधीन कार्य करती है? किसके अधीन कार्य करती है? ओके सर। मेरे भाइयों किसके अधीन कार्य करती है? भाई साहब अगली बात ये भी ध्यान रखेंगे, वन रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्री कौन था? वन रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्री कौन है? ओके सर। वन रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्री कौन है? भाई साहब किस उपग्रह से की गई ये वनगणना? ओके सर। और भाई साहब आपकी अन्य कोई बात मेरे भाइयों उससे भी अपन देखेंगे। आइए अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब शुरू होती है भाई साहब। वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है हमारी, जो वनों की गणना करने वाली संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? तो बेटा हर एक बच्चा ध्यान रखेगा 1 जून 1981 को हुई। कब हुई बेटा? 1 जून 1981। मुख्यालय कहां पे रहेगा? तो ये भी ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय हमने बनाया हुआ है वो है आपका देहरादून उत्तराखंड। क्षेत्रीय कार्यालय कितनी जगह बनाए गए हैं? तो 4 जगह बनाए गए भाई साहब। एक क्षेत्रीय कार्यालय है इसका शिमला जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश। एक क्षेत्रीय कार्यालय है बेटा कोलकाता जो पड़ता है आपका पश्चिमी बंगाल। एक कार्यालय है मेरे भाइयों नागपुर, जी गुरुजी, जो पड़ता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। और एक कार्यालय है इसका मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे बेंगलोर। ओके सर, क्या
बेंगलोर, और बेंगलोर पड़ता है कहां पे, कर्नाटक के अंतर्गत। ओके सर, डन। इसके बाद इसका कार्य क्या है, तो ध्यान रखना कार्य इसको दिया गया था कि प्रति 2 वर्ष में एक बार, प्रति 2 वर्ष में एक बार वनगणना करना, प्रति 2 वर्ष में एक बार वनगणना करना। तो इस संस्था का जो कार्य रहा था वो प्रति 2 वर्ष में एक बार वनों की गणना करना। प्रथम वन रिपोर्ट इसने कब जारी की, तो ध्यान रखना इसने प्रथम वन रिपोर्ट जारी की है 1987 से। अभी इस बात पे भी आऊंगा, नवीन वन रिपोर्ट कब जारी हुई है, लास्ट वाली, तो लास्ट वाली वन रिपोर्ट आई है आपकी 2023 में। बहुत जल्दी जो महीने निकल रहे हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 महीने, कुछ महीने बाद ही आ जाएगी आपकी अगली वन रिपोर्ट। सबसे पहले मैं कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अभी आपके लिए नवीन जो वन रिपोर्ट है वो 2023 पढ़नी है। किसके अधीन कार्य करती है ये तो ध्यान रखेंगे, ये जो संस्था है वो केंद्रीय पर्यावरण ओके सर एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वन रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्री कौन था जिसने ये वन रिपोर्ट जारी की, ध्यान रखना भाई साहब, उस मंत्री का नाम है भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव। और भाई साहब ध्यान रखेंगे ये आपकी जो वन रिपोर्ट थी ये किस उपग्रह से की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है जी गुरुजी, जिसे आप कहेंगे रिसोर्सैट 2। कौन से उपग्रह से की गई है भाई साहब, रिसोर्सैट 2। और मेरे भाइयों ये आपकी वनगणना किरमा अनुसार 2023 वाली है, ये वनगणना किरमा अनुसार कौन सी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे सर, ये 18वीं वनगणना है। ये कौन सी है बेटा, ये 18वीं आपकी वनगणना है। दोबारा से इन बातों को समझिए भाई साहब, मैं बताता हूं आपको। पहली बात भाई साहब, वनों की गणना करने वाली जो संस्था है उसको अपन बोलेंगे वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान। मतलब सिंपल सी बात, वनगणना हुआ ओके सर, जनगणना हुआ ओके सर, पशु गणना हुआ ओके सर, और कृषि गणना हुआ। कृषि गणना बेटा 5 साल में एक बार होती है, इसी प्रकार पशु गणना भी 5 साल में एक बार होती है, वनगणना 2 साल में एक बार होती है, और जनगणना 10 साल में एक बार होती है। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं कि गणना करने वाली वनों की वो संस्था कौन सी है। इससे पहले हम नीति पढ़ रहे थे, वन नीति, तो वनों की गणना करने वाली संस्था का नाम है जिसे कहते हैं वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। ओके सर, ये संस्था हमने सिर्फ इसलिए बनाई है जिससे ये हमें ये बता सके हर 2 साल के अंतर्गत कि वन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, घट रहे हैं तो उनके लिए कठोर नियम और कानून क्या ला सकते हैं जिससे वनों को कटने से बचाया जा सके और जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। ओके सर, तो भाई साहब वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को हमने बनाया। इसकी स्थापना कब की, 1 जून 1981 में की। इसका जो मुख्यालय अपन ने रखा था वो रखा था देहरादून उत्तराखंड में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी अपन ने बनाए, शिमला हिमाचल प्रदेश में भारत के अंतर्गत, इधर की तरफ जाएंगे कोलकाता पश्चिमी बंगाल, इधर आएंगे नागपुर महाराष्ट्र, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो बेंगलोर कर्नाटक में बनाए। कार्य क्या दिया गया है इसको कि भाई साहब 13 कार्य है, इस संस्था का 13 कार्य है कि भाई साहब आपको प्रति 2 वर्ष में एक बार वनों की क्या करनी है, गणना करनी है। प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की, 1987 में। अब अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो 1987 से आप 2023 तक आएंगे, तो पता है 2023 का नंबर कौन सा आएगा, 19वां, और मैंने कितना लिखा है, 18वां। सर ऐसे क्यों, सर ये तो 19वीं होनी चाहिए, फिर बताऊंगा भाई साहब, सारी बातें समझाऊंगा। बस यही तो कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखा करो भाई साहब, जब क्लास चले तो ध्यान से सुना करो। अगली बात, नवीन वन रिपोर्ट कब जारी की है, 2023 में। किसके अधीन कार्य करती है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये क्या करती है, कार्य करती है। और वन रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्री मतलब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पूरी गणना होने के बाद पूरा डाटा एक फाइल बनके कंप्लीट पहुंचती है आपके इस मंत्रालय में, और वहां पे बैठा हुआ होता है वन मंत्री। हर पेज पे अपने साइन करता है भाई साहब, हर पेज पे साइन करता है, तब जाके रिपोर्ट जारी होती है जिसे हम कहते हैं वन रिपोर्ट। और सेंटर जब इसे जारी करती है तो उसका नाम होता है ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। बिल्कुल गजब सर। और वो जारी करने वाला जो मंत्री था लास्ट वाली रिपोर्ट को, उसका नाम था भूपेंद्र यादव। और ये जो वनगणना की गई थी मेरे भाइयों किस उपग्रह से की गई, तो ये भी ध्यान रखेंगे, रिसोर्सैट 2 उपग्रह से की गई। और अगली बात, वनगणना किरमा अनुसार जो की गई थी मेरे भाइयों 2023 की, ये किरमा अनुसार कौन से नंबर पे बैठी हुई है,
तो ध्यान रखना कौन से पे है, 18वीं जनगणना है सर। कौन सी है, 18वीं जनगणना है। पहले तो ये बताइए कि यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आपको एक बहुत अच्छी बात पे लेके चलता हूं। अभी हम राजस्थान वाली वन रिपोर्ट पे तो उतरे ही नहीं है भाई साहब, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि वन गणना जो आती है, ISFR रिपोर्ट जिसे कहते हैं सेंटर वाली, ये संस्था कौन सी है जो ये रिपोर्ट बनाने का कार्य करती है, तो वो थी वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब आप आगे बढ़ाता हूं। अभी कौन सी गणना चल रही है, अभी तो अपन डाटा पढ़ेंगे 2023 के अकॉर्डिंग, और अब जो अगली गणना आएगी वो आएगी 19वीं। ओके, अब चलते बेटा आगे, चलिए सबके बात समझ में आ गई। अब सुनो बेटा, हमारी जो 2023 की जनगणना, 2023 की जनगणना जिसे आप कह सकते हैं ISFR, इसका मतलब होता है बेटा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। मतलब हमारी जो ये 2023 की जो जनगणना है, इसके बारे में सुनिए बेटा, ये आपकी क्रमानुसार तो है कौन सी, या ये कहूं आपसे पहले कि प्रथम कब हुई थी ये। अब ध्यान से सुनना, 2023 की जनगणना या ISFR रिपोर्ट, इसको अलग से मेंशन करता हूं। ओके सर, अब सुनो बेटा, ISFR जो रिपोर्ट है जिसे आप कह रहे हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बेटा आपकी प्रथम बार कब आई, तो बेटा ये जो प्रथम बार आई थी आपकी मेरे भाइयों, ये 1987 में। ओके सर, और बेटा आपकी नवीन वन रिपोर्ट, तो ये जो नवीन वन रिपोर्ट आपकी आई है, ये आई है 2023 में। अब ध्यान रखना क्रमानुसार कौन सी है ये नवीन वाली वन रिपोर्ट जो है, ये मेरे भाइयों आपसे पूछा जाए नवीन वन रिपोर्ट 2023 वाली क्रमानुसार कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्रमानुसार जो है वो है 18वीं। अब ये 18वीं कैसे है सर, 19 बैठेगा, वो मैं आपको समझाता हूं। आइए बेटा, सबसे पहली बार जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1987 में। कब आई, 1987 में। और मैंने क्या कहा है, प्रति 2 साल में एक बार वनों की गणना करनी है, ठीक है। 1987 के बाद कब आई होगी, 89 में, फिर आई 91 में, फिर आई है बेटा 93 में, और फिर आई है 95 में, इसके बाद बेटा 97, फिर 99। ओके सर, फिर आई है बेटा 2001 में। ओके सर, फिर आई है आपकी 3 में, फिर आई है बेटा 5 में। ओके सर, इसके बाद आई है 7 में, इसके बाद आई है 9 में। ओके सर, फिर आई है 11 के अंतर्गत, फिर है 13, फिर है 15, फिर बेटा 17, फिर 19, फिर 21 और फिर 23, और अब आएगी आपके 25 में। जिस महीने में डाटा जारी हो जाए कुछ कह नहीं सकते, नवीन वन रिपोर्ट आते ही इसको अपडेट करेंगे अपन लोग सब, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, ये क्रमानुसार कौन सी बैठेगी देखते हैं। चलिए यहीं से चलिए, 1987 से पहली तो यहीं आ गई थी, बिल्कुल राइट सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब ये 19 भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिखा है बेटा, यह आपको अगर दिख रहा है तो सर आपने तो लिखा है 18वीं, बिल्कुल राइट। मैंने क्या लिखा है बेटा, 18वीं लिखा है, जबकि होनी चाहिए 19वीं। अब सब बच्चे ध्यान देंगे भाई साहब, इनमें से एक ईयर ऐसा है जब आपकी वन रिपोर्ट नहीं आई थी, और जैसे ही एक ईयर घटेगा या एक रिपोर्ट घटेगी तो बताइए क्रमानुसार कौन सी हो जाएगी, 18वीं हो जाएगी। बिल्कुल सर, तो भाई साहब ये वो 2007 है जब आपकी वन रिपोर्ट नहीं आई। वन रिपोर्ट कौन से ईयर में नहीं आई, तो ध्यान रखना 2007 के अंतर्गत नहीं आई। अब अगर क्रमानुसार गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो 23 भी। इसका मतलब आपके 2023 वन रिपोर्ट जो है, 2023 वन रिपोर्ट क्रमानुसार, मेरे भाइयों ये क्रमानुसार
कितनी हो गई बेटा, ये आपके क्रमानुसार जो ये वाली आपकी वन रिपोर्ट है ये क्रमानुसार हो जाएगी आपकी 18वीं। कौन सी बेटा, 18वीं। इसका मतलब अब जब आएगी तो बेटा वो 2025 की होगी, और मेरे भाइयों क्रमानुसार कौन सी होगी, तो ध्यान रखना वो 19वीं होगी बेटा। कौन सी होगी, 19वीं। पहले ये बताइए यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब 2023 की जो जनगणना अपन देख रहे थे उसमें जो रिपोर्ट जारी होती है सेंटर के द्वारा, जो रिपोर्ट जारी होती है उसे कहते हैं ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। और प्रथम बार ये कब की गई, 1987 में। तब से लगातार 2023 में केवल 2007 को छोड़ दे तो क्रमानुसार कौन सी आ जाती है, 18वीं आ जाती है। कौन सी आ जाती है, 18वीं। अब मैं अगले पेज पे चलता हूं आपको इसी रिपोर्ट से संबंधित एक बात और बताने के लिए। जी गुरुजी, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, वो बात क्या है आपको जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। ओके सर, अपन के पास आती है वन रिपोर्ट, अपने पास वन रिपोर्ट जो आती है ये दो तरीके से आती है भाई साहब। कैसे कैसे आती हैं सर, तो ध्यान रखना। एक तो वन रिपोर्ट आती है आपकी मेरे भाइयों केंद्र के द्वारा जो जारी की जाती है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जो जारी की जाती है। तो भाई साहब एक तो आपके केंद्र वाली, ओके सर, केंद्र वाली जो वन रिपोर्ट आती है, और एक आपका राजस्थान, जो भारत का एकमात्र राज्य जिसने खुद की भी आपकी वन नीति बनाई है, तो ये राजस्थान भी आपका वन रिपोर्ट जारी करता है। अब सुनना, जो केंद्र वाली रिपोर्ट आती है आपकी वन रिपोर्ट, वो आती है किस नाम से, ISFR। इसका मतलब वो तो आती है इस नाम से, जी गुरुजी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस नाम से आती है। और राज्य वाली जो आती है वो आती है राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट। इसका मतलब आपको यहां पे वन जब रिपोर्ट पढ़ने के लिए जाओगे, वन गणना पढ़ने के लिए जाओगे, तो दो डाटा आपको याद करने हैं। एक तो ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपके सर्वाधिक वन कहां है, न्यूनतम वन कहां है, प्रतिशत में सर्वाधिक कहां है, न्यूनतम कहां है, वनों में वृद्धि कहां पे हुई है, कमी कहां पे हुई है। ये सारे डाटा ISFR के अकॉर्डिंग चलेंगे। और एक चलेगा राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन कहां है, न्यूनतम कहां है, प्रतिशत में सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है। भाई साहब ये दोनों डाटा अलग अलग पढ़ने हैं। अब सर बाई चांस इन दोनों के नाम नहीं हुए और क्वेश्चन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या करना होता है, अगर नाम नहीं है, ISFR नहीं है, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट का नाम नहीं है, तो उस स्थिति में बेटा सेंटर वाली रिपोर्ट को आप प्राथमिकता रखेंगे। कि अगर नाम नहीं है तो आप ये समझेंगे कि हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग बताना है, सेंटर वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, केंद्र वाली जो रिपोर्ट आती है वो जानी जाती है ISFR के नाम से, और जो राजस्थान की रिपोर्ट आती है उसे कहते हैं राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट। अब अगली बात आपको बताता हूं, आइए। ISFR रिपोर्ट के अनुसार, ISFR रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 33 जिलों में से, राजस्थान के 33 जिलों में से, जी गुरुजी, राजस्थान के 33 जिलों में से, ये ध्यान रखना बेटा, 12 जिलों में, 33 जिलों में से मेरे भाइयों 12 जिलों में वनों में क्या हुई, 12 जिलों में वनों में वृद्धि हुई। बिल्कुल हुई सर, 12 जिलों में वनों में वृद्धि हुई। और बाकी बेटा ध्यान रखेंगे 21 जिलों में, 21 जिलों में मेरे भाइयों वनों में कमी हुई, 21 जिलों में वनों में कमी हुई। तो ISFR रिपोर्ट के अनुसार जो आपके राजस्थान के जो 33 जिले थे, क्योंकि जब 2023 की रिपोर्ट है तो उस टाइम पे तो 33 ही रहे होंगे ना, बात तो सही कह रहे हैं सर। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के, ध्यान रखना बेटा, 12 जिलों के अंतर्गत वनों में क्या रही है, वृद्धि रही है, और 21 जिलों के अंतर्गत वनों में क्या हुई है, कमी हुई है। ओके सर, किसके अकॉर्डिंग, 33 के अकॉर्डिंग। कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये जो रिपोर्ट आती है बताओ ये कब आती है, तो प्रति 2 वर्ष में एक बार, प्रति 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट आती है। ओके सर, और ये वाली जो रिपोर्ट आती है ये ध्यान रखना हर साल या प्रति वर्ष जारी की जाती है।
ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है। और ये लास्ट हमें कब तक की पढ़नी है? लास्ट आई है मार्च 2024 की। लास्ट कब की है? मार्च 2024 की। अब देखो मैंने बिल्कुल क्लियर करके सारी चीजें बता दी यार आपको भाई साहब। क्या अपन वन रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ये तो चेक कर लो कि वन रिपोर्ट राजस्थान में आती कितनी है भाई साहब। आपके लिए तो क्वेश्चन आएगा, आप समझेंगे एक ही रिपोर्ट है, सिर्फ इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और भाई साहब दोनों के अकॉर्डिंग जिले कुछ अलग अलग रहने वाले हैं। तो पहले तो यही समझ में आना चाहिए था कि राजस्थान में जो वन रिपोर्ट आती है वो कितने प्रकार से आती है। तो दो टाइप से आती है, एक ISFR नाम से आती है और एक राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के नाम से आती है। अब मुझे यहां तक जो मैंने पढ़ाया है उसका मैं 1 मिनट में पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, इसे अच्छे से सुन लीजिएगा। जी गुरुजी बहुत अच्छे से सुनिएगा। हम पढ़ रहे थे शुरू में वन शब्द। क्या पढ़ रहे थे? वन शब्द। बताइए ये जो वन शब्द था ये राज्य सूची का विषय था पहले? बिल्कुल था सर, राज्य सूची का विषय। फिर मेरे भाइयों इसे कौन सी सूची में ले आए सर? इसे समवर्ती सूची में ले आए। कब ले आए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ले आए। एक शब्द तो हमने इस पे चर्चा की। फिर हमारे पास बेटा एक शब्द आया जिसको अपन ने कहा था वनगणना। ओके सर, वनगणना सॉरी वन आपकी नीति आई थी। इसके बाद बेटा अपने पास क्या आई थी? वन नीति। वनगणना तो लास्ट में लिया था अपन ने। इसके बाद अपने पास एक शब्द आया था वन नीति। और सर वन नीति जो अपन ने देखी सबसे पहले 1894 में बनी, फिर 1952 में बनी और फिर 1988 में बनी। ये प्रथम वन नीति थी, ये आपकी द्वितीय थी और ये आपकी नवीन वन नीति है। और इस नवीन वन नीति के फिर अपन ने बेटा उद्देश्य देखे थे कि भौगोलिक क्षेत्र की वन संपदा पे 33% भाग पे वन होने चाहिए। माउंटेन वाला जो एरिया होता है वहां 60 होने चाहिए और प्लेन जो एरिया होता है जिसे मैदानी भाग कहते हैं वहां पे आपके कितने होने चाहिए? 20। इसका मतलब भारत की वन नीति लास्ट वाली जो रही है 1988, इस 1988 वन नीति के अनुसार मेरे भाइयों नवीनतम वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पे वन 33, पर्वतीय भाग पे 60 और मैदानी भाग पे होने चाहिए 20। लेकिन इस वन नीति से राजस्थान आपका नाराज दिखा। राजस्थान कैसा दिखा? नाराज दिखा मेरे भाइयों। और राजस्थान ने कहा हम तो अपनी अलग से वन नीति बनाएंगे, क्योंकि वन जो शब्द है वो समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य को भी अधिकार है वन नीति बनाने का। तो हमने हमारी वन नीति अलग बना दी। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने खुद की वन नीति घोषित की ये रहा वो राज्य जिसने खुद की वन नीति क्या की? घोषित की। और एक बार नहीं कितनी बार? 2 बार वन नीति बनाई, जिसमें से पहली बनी बेटा 18 फरवरी 2010 और दूसरी वाली कब बनी? तो दूसरी वाली ध्यान रखेंगे 5 जून 2023 को बनी। 5 जून 2023 पहली बनी 18 फरवरी 2010, दूसरी बनी 5 जून 2023। और यहां पे आपके भौगोलिक क्षेत्र का, यहां पे जो भौगोलिक क्षेत्र का उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था 20%। गजब का पॉइंट है ये, ध्यान रखना कितना रखा गया था? 20%। इसके बाद में आया था आपके वनगणना पे, और वनगणना करने वाली एक संस्था अपन ने देखी थी जिसका नाम था बेटा भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अपन ने देखी थी। जी गुरुजी। और इसका मुख्यालय देखा था देहरादून। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। क्षेत्रीय कार्यालय थे शिमला में था, कोलकाता में था, नागपुर में था और बेंगलोर में था। इसको कार्य दिया गया था कि तुझे प्रति 2 वर्ष में एक बार वनों की गणना करनी है। इसने पहली बार वनगणना कब की थी? 1987 में। लास्ट कब हुई है? 2023 में। जो क्रमानुसार कौन सी है? 18वीं है। और ये जो आपकी संस्था है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इस लास्ट रिपोर्ट को जारी करने वाला वन मंत्री कौन था? तो भूपेंद्र यादव था। ये किस उपग्रह से की गई? तो रिसोर्सएट 2 उपग्रह से की गई। बिल्कुल ये हमने किसकी बात की? वनगणना। इसके बाद हमने ये देखा कि भाई साहब वनगणना का जो आंकड़ा आता है या वनगणना के जो आंकड़े आते हैं या डाटा आता है ये हमारे राजस्थान में 2 तरीके से आता है। कैसे कैसे आता है सर? 2 तरीके से ऐसे ऐसे आता है। वनगणना का जो डाटा है वो एक तो आता है ISFR रिपोर्ट के अनुसार और एक आता है राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार। राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार आता है। बिल्कुल राइट सर। अब ISFR के अकॉर्डिंग जो डाटा अपने पास आता है भाई साहब ये हर 2 साल में एक बार आता है। 2 साल में एक बार। तो भाई साहब अपन यहां रिपोर्ट जो पढ़ने वाले हैं ISFR वो लास्ट पढ़ने वाले हैं 2023 के अनुसार। और ये जो डाटा आता है ये भाई साहब आपका प्रतिवर्ष आता है। कैसा आता है?
प्रतिवर्ष आता है ये डाटा, और प्रतिवर्ष के अंतर्गत लास्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मार्च 2024। इसका मतलब अगली जो क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं वो भाई साहब आपके वन रिपोर्ट के डाटा की बात होगी। एक ISFR वाला डाटा रहेगा और एक मेरे भाइयों आपका राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन का डाटा रहेगा, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसमें से कोई नहीं रोकने वाला कि क्वेश्चन नहीं आए। अब मेरे को बस एक बार आप कमेंट करके ये बताओ कि मैंने जो आज ये पढ़ाया है ये आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। एक बार कमेंट करके बता दो, बस जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो मेरे भाइयों, एक बार कमेंट करके कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो यहां तक आपके समझ में आया है कि नहीं आया है। जल्दी से बताइए भाई साहब। बेटा सुबह की क्लास में थ्योरेटिकल चलता है, शाम की क्लास के अंतर्गत MCQ चलते हैं। 8 से 9 शाम को भी पढ़ाने वाला हूं भाई साहब। भौतिक प्रदेश के MCQ आज चालू हो रहे हैं। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों आज की क्लास को अपन यहीं पे दी एंड करते हैं। आज का जो सेशन था वो कैसा रहा, आपको जो डाटा से संबंधित कुछ चीजें थी वो याद हुई या नहीं हुई, किस प्रकार से वन नीति का मतलब क्या होता है, वन गणना का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, ये समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा राजस्थान ने अलग से वन नीति क्यों बनाई, ये भी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों वनों से संबंधित नीति बना सकती हैं, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो भाई साहब ये सेशन इसी प्रकार की बातों से संबंधित रहा। एक बार मेरे को भाई साहब वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि भाई साहब ये जो सेशन था वो आपको कितने अच्छे से समझ में आया। और मेरे भाइयों अभी मैंने सिर्फ इस टॉपिक की आपके लिए भूमिका बनाई है बेटा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसे पढ़ाना शुरू करता, यही नहीं बताता वन नीति क्या होती है, वन गणना क्या होता है, वन रिपोर्ट आती है राजस्थान में वो कैसे आती है, तो आप इस टॉपिक के अंतर्गत बोर हो जाते। अब आपको ये क्लियर पता है कि अगला जो पॉइंट है वो गौरव गुरुजी का और हमारा वन गणना का पॉइंट है, और वो भी दो तरीके से पढ़ेंगे, ISFR सेंटर वाली और राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार। जी सर, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूं, बाकी कल मिलते हैं मेरे भाइयों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बात और देख लीजिए मेरे भाइयों। जी गुरुजी बताइए क्या बात है ये बेटा, एक बात और बता देता हूं आपके लिए एंड के अंतर्गत जी गुरुजी, और वो बात ये रहेगी मेरे भाइयों, हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा जो ये PYQ सीरीज चलाई जा रही है मेरे भाइयों, ये आपके जैसे मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं ये आप सबको मालूम है ही है, लेकिन कंटेंट के अलावा हर आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को भी निकालना बेहद जरूरी होता है। तो ये भाई साहब आपकी PYQ सीरीज है जो सभी सब्जेक्टों से संबंधित चलाई जा रही है मेरे भाइयों। किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके इसे परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से भी एप्लीकेशन से भी आप परचेज कर सकते हैं। और मेरे भाइयों लक्ष्य परिवार जो है, जैसे मेरे लिए सुबह का बैच चल रहा है 0 to हीरो बैच, जो आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है और आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। उसी प्रकार मेरे भाइयों अगर किसी बच्चे को यह लगता है कि लक्ष्य परिवार एक ऐसा परिवार है जो हमारे सपनों को पूरा करने में पूर्णतः हमारा सहयोगी बना हुआ है, तो भाई साहब पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। वेलकम है आपका लक्ष्य परिवार में मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।